स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचर्स ट्रेनिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के अंतर्गत आने वाले विश्लेषण विधि की। यह विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है। आमतौर पर गणित की समस्याओं के विश्लेषण में हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जाता है कि समस्या का हल किस प्रकार प्राप्त किया जाए। इस प्रकार के विभिन्न भागों का विच्छेदन करने की समस्या ही विश्लेषण कहते हैं। अर्थात अगर कोई समस्या हमारे सामने है तो उसके समाधान के लिए हम पहले समस्याओं को कुछ भागों में तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, यानी कि उस पे तर्क करते हैं और विचार करते हैं। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। दूसरे शब्दों में विश्लेषण विधि वह है जिसके द्वारा छात्र समस्या का हल ज्ञात करते हैं तथा इस बात की खोज करते हैं कि किसी विशेष पद में कहाँ भूल हुई थी। वास्तव में यह विधि खोज करने की एक विधि है जिसका शिक्षा के विशेष महत्व है, क्योंकि बालक एक अन्वेषक के रूप में यहाँ कार्य करता है और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को स्वयं खोज करना या सिखाना है। अर्थात कि इस विधि के अंतर्गत बालक एक अन्वेषक यानी कि खोजकर्ता के रूप में होता है, जिससे कि वह समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयत्न करता है अपने तर्क शक्ति के आधार पे। यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है जिससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि द्वारा तर्क करने का सही रूप से विकास होता है, क्योंकि यह प्रत्येक पद के तर्क का कारण होता है। इस विधि में प्रभाव से प्रत्यक्ष की ओर तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर जाते हैं। जो यह विधि है इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि अर्थात कि इस विधि में पहले हमको कोई एक प्रभाव मिलता है, फिर उस प्रभाव को हम लोग प्रत्यक्ष के रूप में उसका समाधान ढूंढते हैं, अर्थात कि निष्कर्ष से अनुमान की तरफ पहुंचते हैं। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि के गुण की। विश्लेषण विधि के कुछ मेरिट होते हैं। इस विधि के द्वारा बालक नवीन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता है। दूसरा है बालक के रटने की प्रवृत्ति ही जागृत नहीं होती है, यह भूलने पर स्वयं पुनरावृत्ति कर सकता है। अर्थात कि अगर बालक भूल भी जाता है इस विधि के द्वारा तो वह फिर अब स्वयं ही अपने आप ही उसको फिर से रिवाइव कर लेगा। यह विधि बालक को क्यों किया गया कि प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। बालक में यह प्रवृत्ति जागृत होती है कि कोई भी चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, तो इस विधि के द्वारा वह इसका समाधान कर लेता है। बालक की बौद्धिक शक्ति जैसे तर्क, विचार, निर्णय आदि का विकास संभव होता है। विश्लेषण विधि की कुछ सीमाएं अर्थात दोष भी हैं। डिमेरिट ऑफ एनालिटिक मेथड, यह विधि समस्या समाधान पर अधिक समय लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह विधि किसी भी समस्या को तोड़ती है पहले, उसके बाद उसमें तर्क करती है, तो इससे हमें ज़्यादा समय लग जाता है इस विधि से समस्याओं को हल करने में। उसके बाद आता है बालक को तर्क अधिक करने पड़ते हैं। इस विधि के दौरान बालक को तर्क शक्ति, बौद्धिक शक्ति का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। छोटी कक्षाओं में यह अधिक उपयोगी नहीं है, यह बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समस्या का समाधान संभव, इस विधि के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे विधि की। हमारा दूसरा विधि है संश्लेषण विधि या सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड
यह विधि विश्लेषण विधि के विपरीत विधि है। वास्तविक रूप से यह विधि विश्लेषण विधि के बाद ही प्रारंभ होता है। जैसा कि हम लोग अभी विश्लेषण विधि के बारे में जाने हैं, उस विधि के बाद ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण का अर्थ होता है वस्तु जिसको कि छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया हो, उन भागों को पुनः मिलाकर रखने पर अपने रूप में पुनः परिवर्तित कर देना, अथवा खंडित या समस्या या वस्तु को पुनः एकत्रित कर सम्मुख करना अर्थात प्रदर्शित करना। यानी कि विश्लेषण विधि के द्वारा हम जिन समस्याओं को तोड़ते हैं, उन्हीं समस्याओं को यह एक जगह एकत्रित करके प्रदर्शित करता है। इस विधि से एक ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं तथा अनुमान के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विश्लेषण विधि में इस विधि द्वारा बालकों की तर्क शक्ति का पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाता है। इसके द्वारा केवल तथ्य की सत्यता की जांच होती है। संश्लेषण का कार्य विश्लेषण के पश्चात ही करना चाहिए। पहले प्रश्न का मौखिक रूप से विश्लेषण करना चाहिए, तत्पश्चात प्रत्येक पद का संश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक है तथा एक दूसरे पर ही आधारित हैं। मगर संश्लेषण विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं। इस विधि द्वारा प्रस्तुत हल बालकों की समझ में सहज रूप से आ जाते हैं। इस संश्लेषण विधि के द्वारा जो हल मिलता है या समस्या का समाधान मिलता है, वह बालक को सहज रूप से आसानी से समझ में आता है। इस विधि के प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं। तीसरा है, इस विधि द्वारा किए गए हल छोटे, क्रमबद्ध और सरल होते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषण विधि की सीमाएं। इसमें छात्रों को क्यों और कैसे का ज्ञान नहीं मिल पाता है। किसी भी समस्या का समाधान पूर्णतः इसी विधि द्वारा संभव नहीं है। यह बालक के तर्क विचार शक्ति का विकास नहीं करती है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो यह सब इसकी सीमाएं थी, या कह सकते हैं डिमेरिट थी। तो आज की इस वीडियो में हमने विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। इस प्रकार की आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।